हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपक कुमार महतो के ग्रुप ऑफ आईटीआई के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के क्लास में मैं आपको कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसके अलावा फ्यूचर में किसी भी कंपटीशन में भी ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी मदद करेंगे। आज का जो क्वेश्चन होगा वो फीटर ट्रेड से रिलेटेड है और ट्रेड थ्योरी के क्वेश्चन होंगे और ये क्वेश्चन सेशन 18-20 यानी अभी जो सेकेंड ईयर में है उनके लिए है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन है, साइन बार के साथ जांच करते समय कौन त्रिभुज का कर्ण बनाता है। यहाँ पे साइन बार से क्वेश्चन पूछा गया है। हम लोग साइन बार के एक इमेज से समझते हैं कि साइन बार का इस्तेमाल किसी भी जॉब के टेपर सतह को चेक किया जाता है और साइन बार का इस्तेमाल हमेशा स्लिप गेज के साथ में किया जाता है। यहाँ पे इमेज में देखिए कि जब भी साइन बार को स्लिप गेज के साथ में हम लोग चेक करते हैं तो वहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बनता है और इसी समकोण त्रिभुज का कैलकुलेशन करके हम लोग उस टेपर सतह का रिजल्ट निकालते हैं। तो यहाँ पर इस त्रिभुज में ये जो नीचे का ये इसका आधार है, ये इसका हाइट है और ये जो भाग है ये इसका कर्ण है। तो यहाँ पर इमेज में दिख रहा है कि ये जो इसका कर्ण है वो साइन बार के लंबाई से प्राप्त होता है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि साइन बार की लंबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, लैपिंग ऑपरेशन में अपघर्षक कंपाउंड्स के अत्यधिक उपयोग का क्या प्रभाव है। सबसे पहले हम लोग लैपिंग ऑपरेशन के बारे में समझते हैं। लैपिंग सरफेस फिनिशिंग की एक प्रक्रिया है जिसमें किसी भी जॉब के किसी भी वर्कपीस के बाहरी सरफेस को हाई फिनिश देने के लिए किया जाता है। इसमें एक लैपिंग होता है और जॉब होता है और उसके बीच में कुछ एब्रेसिव कंपाउंड मिलाए जाते हैं। अगर वो एब्रेसिव कंपाउंड मात्रा से ज़्यादा हो जाए तो एक्यूरेसी ख़राब हो जाएगी। इस वजह से इस पर जो भी कंपाउंड डाले जाते हैं एब्रेसिव के वो बिल्कुल एक्यूरेट होने चाहिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि अपघर्षक कंपाउंड्स ज़्यादा होने से क्या होगा, अशुद्धि का विकास हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि वर्कपीस की तुलना में लैप कठोर है तो क्या होता है। यहाँ पर देखिए फिर से लैपिंग का क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें कह रहा है कि अगर हमारे वर्कपीस के तुलना में जो लैप है वो ज़्यादा हार्ड हो जाएगा तो इससे क्या नुकसान हो सकता है। तो अगर वर्कपीस से लैप ज़्यादा हार्ड हो जाएगा तो इसका नुकसान यही होगा कि लैप वर्कपीस को काट देगा और वर्कपीस को नुकसान कर देगा, डैमेज कर देगा। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, लैप वर्कपीस को काट देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, किस सामग्री का उपयोग छोटे व्यास के लैप बनाने में किया जाता है। छोटे व्यास का लैप यानी कि छोटे वर्कपीस का फिनिशिंग के लिए लैप टूल तैयार करना पड़ता है और छोटे साइज़ का लैप टूल बनाए जाते हैं कॉपर या पीतल के, क्योंकि कॉपर और पीतल जो होते हैं इनसे अच्छी फिनिशिंग आती है, हाई फिनिशिंग आती है और जॉब में का रफनेस काफ़ी कम होता है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तांबा या पीतल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सतह टेक्सचर मापने का उपकरण का नाम क्या है। यहाँ पर देखिए एक इमेज दिया गया है। इस इमेज के बारे में पूछ रहा है कि ये कौन सा उपकरण है, कौन सा डिवाइस है। तो सबसे पहले इसका हम लोग नाम जान लेते हैं कि इसका नाम है मैकेनिकल सरफेस इंडिकेटर, यानी कि ऑप्शन डी। ये जो डिवाइस है इसका इस्तेमाल सतह के सरफेस के फ्लैटनेस चेक करने के लिए किया जाता है। इसके लिए इसमें देखिए यहाँ पे जो दो नोजल टाइप के दिख रहे हैं इन्हें स्किड्स कहा जाता है और ये साइड पे स्काइलस होते हैं जो कि डायमंड के बने होते हैं। जब भी हम लोग किसी सरफेस का फ्लैटनेस को चेक करना हो तो ये जो स्किड्स होते हैं इनको उन सरफेस के ऊपर में रखा जाता है और उसके बाद में या इसमें एक डायल लगा होता है। इस डायल में जो नीडल होते हैं, इस नीडल के सहायता से हम लोग उसके सरफेस का फ्लैटनेस को चेक करते हैं। इसलिए इसका आंसर होगा डी, ये मैकेनिकल सरफेस इंडिकेटर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं।
इस क्वेश्चन में है, हॉर्निंग ऑपरेशन में बड़ी मात्रा के लिए मैनुअल स्ट्रोकिंग क्यों पसंद की जाती है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने लैपिंग के बारे में बताया था। लैपिंग भी सरफेस फिनिशिंग की एक प्रक्रिया है जिससे किसी भी जॉब का बाहरी सरफेस को फिनिश किया जाता है। और हॉर्निंग जो होता है, हॉर्निंग से किसी भी जॉब के अंदरूनी सरफेस को फिनिश किया जाता है और उसे हाई फिनिश किया जाता है। हॉर्निंग दो तरह से होता है, एक ऑटोमेटिकली यानी कि मशीन के द्वारा, और दूसरा मैनुअली। ऑटोमेटिकली हॉर्निंग में क्या होता है कि मशीन के द्वारा जब हॉर्निंग किया जाता है तो मेटल को काटते हुए और उसमें टॉलरेंस ज़्यादा हो जाता है, इसीलिए हम लोग मैनुअली इसको करते हैं ताकि इस पर मेटल को हम लोग अपने इच्छा के अनुसार काट सकें और टॉलरेंस को भी कम कर सकें। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कम टॉलरेंस रखने के लिए हम लोग मैनुअल स्ट्रोकिंग का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं 67, हार्डनिंग करने का उद्देश्य क्या है। सबसे पहले हार्डनिंग के बारे में समझिए। हार्डनिंग हीट ट्रीटमेंट का एक प्रोसेस है जिसके द्वारा किसी भी धातु को, जैसे कि स्टील को, क्रिटिकल टेम्परेचर में गर्म करते हैं और फिर उसको सडनली ठंडा किया जाता है। इस कारण से, इस प्रोसेस से वो धातु काफ़ी हार्ड हो जाता है और सख्त हो जाता है। इस वजह से दूसरे मेटल को काटने योग्य बन जाता है। जैसे कटिंग टूल जितने होते हैं वो सब हार्डनिंग प्रोसेस से उनको हार्ड किया जाता है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि हार्डनिंग प्रोसेस से उस धातु पर काटने की क्षमता बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं 68, ऊष्मा उपचार की कौन सी विधि द्वारा किसी जॉब में मशीनीकरण और डक्टिलिटी का सुधार होगा। इस क्वेश्चन का आंसर होगा एनीलिंग। एनीलिंग में क्या होता है कि एनीलिंग करने के बाद में अगर उस स्टील में, उस धातु के अंदर के जो स्ट्रक्चर होते हैं, उनकी जो संरचना है वो अगर ख़राब हो जाती है तो उस संरचना को एनीलिंग करके उसे रिफाइंड किया जाता है और वो मशीनिंगकरण यानी कि मशीनिंग ऑपरेशन करने योग्य हो जाता है और वो धातु डक्टाइल हो जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर ए होगा, एनीलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीट ट्रीटमेंट प्रक्रिया में फ्लेम हार्डनिंग का नुकसान क्या है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा, छोटे वर्कपीस के लिए उपयुक्त ये नहीं होता है फ्लेम हार्डनिंग। चलिए फ्लेम हार्डनिंग के बारे में समझते हैं। फ्लेम हार्डनिंग केस हार्डनिंग का एक प्रोसेस होता है, यानी कि केस हार्डनिंग का मतलब कि किसी भी धातु का या किसी वर्कपीस के जो बाहरी सतह होता है उसके कुछ mm दूरी तक बाहरी सतह को हार्ड किया जाता है, इसे केस हार्डनिंग करते हैं। और फ्लेम हार्डनिंग भी केस हार्डनिंग का ही एक टाइप है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन डी कि फ्लेम हार्डनिंग छोटे वर्कपीस के लिए उपयुक्त नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेस मेटल पर मेटल की परतों को रोल या लेयर्स खींचने के द्वारा किए गए धात्विक कोटिंग की विधि का नाम क्या है। सबसे पहले इसका आंसर जान लीजिए। इस विधि को कहते हैं क्लेडिंग। अब चलिए क्लेडिंग के बारे में डिटेल से समझते हैं। क्लेडिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई धातु या धातु से बने कोई पार्ट्स होते हैं, उन पार्ट्स को बाहरी वातावरण के नुकसान से बचाने के लिए, जैसे हवा और पानी के प्रभाव से बचाने के लिए उस पर एक और दूसरे धातु का लेयर चढ़ा देते हैं, जिससे कि बाहरी वातावरण का प्रभाव नहीं पड़ता है और वह धातु खराब होने से बच जाता है। इसलिए इसका आंसर होगा बी, इस प्रक्रिया को क्लैडिंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, यदि हब या पुली को अक्षीय रूप से कुछ दूरी तक शाफ्ट पर स्लाइड करना है तो किस प्रकार के कुंजी यानी की का उपयोग किया जाता है। सबसे पहले इसका आंसर जान लीजिए, फेदर की। फेदर की शंख की का एक टाइप होता है। यहाँ पे देखिए इमेज में, फेदर की का जो आकार होता है वो आयताकार होता है और इसके साइड में राउंड किए हुए रहते हैं, गोलाकार शेप होता है। फेदर की को जब हम लोग शाफ्ट और हब के साथ में जोड़ते हैं तो ये की के द्वारा क्या होता है कि जो रिलेटिव मोशन है उसको वो रोक करके रखता है और जो अक्षीय पैरेलल मोशन होता है उसको वो फ्री रखता है। इसी कारण से हम उसे आसानी से स्लाइड भी कर सकते हैं और बाहर भी निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं।
72 इस फाइल का नाम क्या है? देखिए इमेज में यहाँ पे एक फाइल दिखाया गया है। इस फाइल को कहते हैं वार्डिंग फाइल। ये फाइल जो होता है वो इसका जो क्रॉस सेक्शन होता है वो आयताकार होता है, लेकिन इस फाइल का जो मोटाई होता है वो बहुत कम होता है, यानी कि ये पतली होती है। इसी कारण से ये फाइल तंग जगहों में यानी कि कंजेस्टेड एरिया में भी आसानी से चला जाता है और वहाँ के मटेरियल को रिमूव करता है। इसलिए इस फाइल का इस्तेमाल चाबी वगैरह बनाते समय किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कौन सा नट बोल्ट के सिरे की चूड़ियों को नुकसान होने से बचाता है? इस क्वेश्चन का आंसर है कैप नट। देखिए यहाँ पर इमेज में कैप नट को दिखाया गया है। कैप नट का मतलब है कि इस तरह के नट जो होता है इसके सिरे पर एक कैप यानी कि टोपी की तरह लगा हुआ रहता है, और ये कैप लगाने से क्या होता है कि इसके बाहर के जो थ्रेड होते हैं, चूड़ी होते हैं, वो किसी भी तरह के नुकसान होने से बचे हुए रहते हैं, ये उनको कवर कर लेते हैं। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है कैप नट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रिसीजन टूल रूम अनुप्रयोगों के लिए किस ग्रेड के स्लिप गेज का उपयोग किया जाता है? स्लिप गेज 4 तरह के ग्रेड में आते हैं, ग्रेड 00, ग्रेड 0, ग्रेड 1 और ग्रेड 2। इनमें से जो ग्रेड 1 वाले स्लिप गेजेज होते हैं इनका इस्तेमाल प्रिसीजन टूल रूम के ऑपरेशन में या किसी पार्ट्स के बनाने के टाइम पे इनका यूज किया जाता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी ग्रेड 1। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। स्लिप गेज ब्लॉक बनाने के लिए किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है? देखिए स्लिप गेज बनाने के लिए हमेशा हाई ग्रेड वाली जो स्टील होती है उससे बनाई जाती है, ताकि स्लिप गेज का जो फेस होता है वो हाई फिनिश किया हुआ रहे, और इसमें लो थर्मल एक्सपेंशन होता है, यानी कि इस पर ताप का भी बहुत कम प्रभाव पड़ता है और इनकी एक्यूरेसी में किसी तरह की खराबी नहीं आती है। इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। महीन अपघर्षक कणों का उपयोग किस ऑपरेशन में किया जाता है? अभी थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कस किया था कि लैपिंग ऑपरेशन सरफेस फिनिशिंग करने का एक ऑपरेशन है, प्रोसेस है, जिसमें हम लोग लैपिंग कंपाउंड, एब्रेसिव कंपाउंड बना करके डालते हैं, और उन एब्रेसिव कंपाउंड में एब्रेसिव के बारीक कण होते हैं, महीन करके उनको पेस्ट के साथ में मिला करके और उनके बीच में डाला जाता है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी लैपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 77 नॉर्मलाइजिंग करने का उद्देश्य क्या है? देखिए नॉर्मलाइजिंग करने का उद्देश्य ये होता है कि उसके अंदर में स्ट्रेस और स्ट्रेन को दूर करना। मतलब कि नॉर्मलाइजिंग हीट ट्रीटमेंट की वह प्रक्रिया है जिसमें धातु को अगर ठंडी या गर्म अवस्था में हम लोग उसको इस्तेमाल करते हैं तो उसके अंदर के संरचना में खराबी आ जाती है, उनके अंदर स्ट्रेस आ जाता है। उस स्ट्रेस को दूर करने के लिए और उसे नॉर्मल अवस्था में लाने के लिए नॉर्मलाइजिंग का ऑपरेशन किया जाता है। इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। स्टील की किस संरचना में 0% कार्बन होता है? स्टील की संरचना में 0% कार्बन उनका जो फेराइट अवस्था होता है उनमें होता है, और ये जो फेराइट अवस्था होता है जिसे हम लोग शुद्ध लोहा कहते हैं, जैसे कि पिटवा लोहा, उसमें कार्बन की मात्रा ना के बराबर यानी 0% होती है। इसी कारण से वह मेटल काफ़ी डक्टाइल होता है और टफ होता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है। सरफेस हार्डनिंग करने की विधि क्या है? यहाँ पर देखिए एक इमेज में दिखाया गया है कि हीट ट्रीटमेंट का एक प्रोसेस होता है जो केस हार्डनिंग किया जाता है, और केस हार्डनिंग का जो टाइप होता है उनमें से एक टाइप है ये। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी इंडक्शन हार्डनिंग। यहाँ पे देखिए इमेज में और अच्छी तरह से दिखाया गया है कि केस हार्डनिंग यानी कि जो वर्कपीस होता है उसके बाहरी सरफेस का कुछ mm की दूरी तक उसको हार्ड किया जाता है ताकि बाहरी सरफेस का नुकसान होने से बचा हुआ रहे। इसमें इंडक्टर होता है और इसकी सहायता से धातु को गर्म किया जाता है, और फिर यहाँ पर नोजल होते हैं, इस नोजल में पानी से उनको ठंडा किया जाता है। यही प्रक्रिया से केस हार्ड किया जाता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी इंडक्शन हार्डनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है। यूनी डायरेक्शनल टॉर्क को प्रेषित करने के लिए
किस प्रकार की कुंजी यानी चाबी का उपयोग किया जाता है। देखिए, यूनिडायरेक्शनल कहने का मतलब ये है कि दोनों तरह के डायरेक्शन। यहाँ पर सबसे पहले इसका आंसर जान लेते हैं। इसका आंसर होगा टेंजेंशियल की। तो टेंजेंशियल का मतलब ये होता है कि अगर कोई वृत्त हो और उस वृत्त पर कोई रेखा स्पर्श करते हुए जा रही हो तो वो टेंजेंट रेखा कहलाती है। ये टेंजेंशियल की भी बिल्कुल उसी सिद्धांत पर काम करता है। ये शाफ्ट और हब में जोड़ा जाता है और ये हाई टॉर्क प्रदान करता है यूनिडायरेक्शनल यानी कि दोनों डायरेक्शन में इसे मूव करवाने के लिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी टेंजेंशियल की, जिसे फीदर की भी कहा जाता है।